रेपसीड एंड मस्टर्ड, इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं इसके बॉटनिकल नेम की, तो भाई यहाँ पर स्पीसीज ना बहुत सारी हैं, तो फिलहाल के लिए आप लिखिएगा ब्रेसिका स्पीसीज। कौन कौन सी स्पीसीज हैं, क्या क्या उसके बॉटनिकल नेम है, वो भी आपको सब पता चल जाएगा। अभी जब हम लोग यू ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसमें सभी बेसिक स्पीसीज और उसकी टेट्राप्लॉइड स्पीसीज के बारे में सब जान लेंगे। तो फिलहाल बॉटनिकल नेम में आप लिख लीजिए ब्रेसिका स्पीसीज। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली है इसकी ब्रेसिकेसी, या फिर आप बोल सकते हो क्रूसीफेरी। ब्रेसी केसी या ऑब्लिक लगा करके लिख दीजिएगा क्रूसीफेरी। तो या तो फैमिली में आप लिख दीजिएगा ब्रेसिकेसी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी फैमिली। इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के अगर मैं चर्चा करूं, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भाई इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। तो इसका जो लार्जेस्ट उत्पादन, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर स्पेशली रेपसीड के पर्पज से बात की जा रही है, स्पेशली रेपसीड के पर्पज से बात की जा रही है, तो कनाडा नंबर 1 पर आता है। कनाडा नंबर 1 पर है। चाइना की अगर हम बात करें तो वो सेकंड नंबर पर है, और इंडिया जो है वो हमारा थर्ड नंबर पर है। इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर है अगर इनके प्रोडक्शन को लेकर के चर्चा करते हैं। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं कि ऑयल के पर्पज से, जैसे मैं मस्टर्ड सीड की बात करता हूं, अगर मैं मस्टर्ड सीड की बात करूं स्पेशली फॉर द ऑयल, स्पेशली फॉर द ऑयल पर्पस, तो उस कंडीशन में फिर इंडिया नंबर 1 पर है। तो फिर इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। एक तरीके से ये मान करके चलो कि सबसे ज्यादा ऑयल कंजप्शन और सबसे ज्यादा मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन वो इंडिया ही करता है। मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन, उसमें तो फिर बाबू इंडिया ही नंबर 1 पर है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई राजस्थान नंबर 1 पर है, ये हम सब लोग जानते हैं। राजस्थान नंबर 1 पर है एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में। राजस्थान नंबर 1 पर है एरिया प्रोडक्शन के मामले में। मस्टर्ड और रेपसीड की अगर बात कर रहे हैं अपन, या रेपसीड मस्टर्ड लिखिएगा, ये जो रेपसीड और मस्टर्ड है ये भारत के अंदर सेकंड नंबर की क्रॉप है। इंपॉर्टेंट नंबर 1 पर हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है मूंगफली। मूंगफली के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप जो है वो यही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप आफ्टर द मस्टर्ड। मस्टर्ड के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप अगर भारत में कोई है तो वो रेपसीड और मस्टर्ड ही है। क्लियर, इसको याद रखना। मस्टर्ड जो है उसका जो ऑयल है वो कैसा होता है, वो इडिबल ऑयल होता है। हम सभी जानते हैं इडिबल है। इसका जो तेल है वो कुकिंग में, फ्राइंग में, पिकलिंग वगैरह में, इन सब में यूज होता है। खाना पकाने में इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है, फ्राई करने में इसका तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और अचार बनाने में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अचार जो बनता है यानी कि पिकलिंग जो होती है उसमें भी, अचार बनाने में भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल के अंदर एक अलग ही टाइप की पिक्यूलर पंजेंसी आती है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर ना जो पंजेंसी होती है, जो तीखापन होता है, वो किस वजह से होता है। तो वो किस वजह से होता है ये हम सभी को पता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या पाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर पाया जाता है एक ग्लूकोज सिनिजरिन या आइसोथायोसाइनेट, आप बोल सकते हो सीधे आइसोथायोसाइनेट ये है, या फिर हम कहें सिनिजरिन, ये इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। बेसिक सी चीज है, ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा इसका बाय प्रोडक्ट, जैसे जब हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑयल केक हमको मिलता है। ये ऑयल केक को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ फीड फॉर द कैटल। हमारे जो गाय भैंस वगैरह हैं, स्पेशली गाय वगैरह, उनके कैटल के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कैटल के तौर पर इस्तेमाल ना करना चाहो तो इसको हम लोग मैन्योर के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कि मैन्योर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा।
अब आते हैं इसके प्रॉपर क्लासिफिकेशन पर। इसका जो स्पीसीज क्लासिफिकेशन है, अभी जैसे मैंने बताया ना कि भाई इसमें ब्रेसिका स्पीसीज, कई सारी प्रकार की स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर मस्टर्ड का जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नागा हारू। क्या नाम है? नागा हारू यू। नागा हारू यू। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था 1935 में, और इन्होंने जो क्लासिफाई किया है ना, यहां पर क्लासिफाई किया है, वो किया है इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना करके इन्होंने क्लासिफाई किया है, और उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं यू ट्राइंगल। और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेते हैं कि यू ट्राइंगल किसने दिया है। तो यू ट्राइंगल आपका नागा हेरू ने दिया है 1935। और ये यू ट्राइंगल क्या बताता है? यू ट्राइंगल यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जो अलग अलग तरह की स्पीसीज है उनके बीच में क्या जीनोमिक रिलेशनशिप है। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन द जीनोमिक रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड और मस्टर्ड की जो अलग अलग स्पीसीज है उनके बीच में जीनोमिक रिलेशनशिप को ये बताता है। इस ट्राइंगल को समझने से पहले आना आपको तीन बेसिक स्पीसीज समझनी पड़ेंगी। जो इसकी तीन मेन स्पीसीज है, जो इसकी तीन बेसिक स्पीसीज है, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत तो वहीं से होगी। थ्री बेसिक स्पीसीज, जो कि कैसी है भाई? जो कि डिप्लॉयड स्पीसीज है, जो कि डिप्लॉयड स्पीसीज है, तीनों की तीनों। बस क्रोमोसोम नंबर जो है उनके अंदर वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी है वो तीन? एक तो है भाई ब्रेसिका निग्रा। ब्रेसिका निग्रा या ब्रेसिका नाइग्रा, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो बोल सकते हो। इसको हम लोग ब्लैक मस्टर्ड या बनारसी राई के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को ब्लैक मस्टर्ड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बनारसी बनारसी राई के नाम से भी इसको जानते हैं। डिप्लॉयड स्पीसीज है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 16। जीनोम होता है इसमें बी इसका जीनोम है, और 16 इसमें क्रोमोसोम है। दूसरी है इसमें ब्रेसिका ओलेरेसी। ब्रेसिका ओलेरेसी, ये दूसरी स्पीसीज है। ये कैबेज ग्रुप की है बेसिकली। कैबेज ग्रुप लिख सकते हो आप, कैबेज ग्रुप। ये भी आपकी डिप्लॉयड स्पीसीज है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 18, और इसमें जीनोम होता है सी, और ये भी क्या है? डिप्लॉयड स्पीसीज है। दो हो गई। तीसरी जो स्पीसीज है इसके अंदर, वो है आपकी, जिसको अपन येलो सरसों या ब्राउन सरसों बोलते हैं, जिसको ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जो कि है येलो या फिर हम कहें ब्राउन सरसों। ठीक है, येलो और ब्राउन सरसों। इसी को हम लोग टर्निप रेप के नाम से भी जानते हैं। टर्निप रेप, ये कॉमन नेम है इसके। ये भी डिप्लॉयड स्पीसीज है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 20। जीनोम होता है कैपिटल ए, ठीक है, और डिप्लॉयड है। तो ये तीन स्पीसीज तो पहले आपको पता होनी चाहिए। किसी को कोई समस्या नहीं। एक में 16 क्रोमोसोम, एक में 18 क्रोमोसोम, एक में 20 क्रोमोसोम, एक में ए जीनोम, एक में बी जीनोम, एक में सी जीनोम। कोई समस्या नहीं है। अब ट्राइंगल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्राइंगल तो आप समझते हो कैसा होता है ट्राइंगल। ये जो तीन स्पीसीज है ना, इन तीन स्पीसीज में ही इंटर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज है तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और नई एमपी डिप्लॉयड स्पीसीज बनी है। ये जो मैंने अभी आपको तीन स्पीसीज बताई हैं, दीज थ्री स्पीसीज, ये जो तीन स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी बताई? ब्रेसिका नाइग्रा, और ब्रेसिका ओलेरेसी, और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ये तीन स्पीसीज आपको बताई हैं। इन्हीं तीन स्पीसीज में आपस में हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन्हीं के बीच में इंटर
स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसेस न्यू 3 एम्फीडिप्लॉइड। एम्फीडिप्लॉइड का मतलब है टेट्राप्लॉइड स्पीसीज, और 3 नई टेट्राप्लॉइड स्पीसीज जो हैं वो ये डेवलप कर रही हैं। तो इसको नागा एरू ने छोटा सा एक ट्राइंगल के फॉर्म में समझाया, वो कैसे समझाया उसको जरा समझे। तो पहले तो वो 3 स्पीसीज जो है उनको लिख लो आप। एक तरफ लिख लीजिए निग्रा, ब्रेसिका निग्रा। एक तरफ लिख लीजिए ब्रेसिका ओलरेसी, ये ब्रेसिका ओलरेसी। और एक तरफ लिख लीजिए कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो एक तरफ ब्रेसिका निग्रा हो गया, ब्रेसिका ओलरेसी हो गया, और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस हो गया। अब इसमें आपको पता ही है, जैसे ब्रेसिका आपका जो निग्रा है वो 16 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। इसमें क्या है 2n = 16 है, और कैपिटल बी इसमें जीनोम है। ठीक, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ये जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर 20 है, और कैपिटल ए इसके अंदर जीनोम है। और ये रहा इसमें ओलरेसी, इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 है, और कैपिटल सी इसके अंदर जीनोम है। तो एक में 16, एक में 18, एक में 20। पहले तो ये 3 चीजें लिख लो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है अब तक, सर बहुत आसान है ये काम। तो अब यहां पर क्रॉस याद रखना। तो जैसे ब्रेसिका निग्रा और कंपेस्ट्रिस, इन दोनों के क्रॉस से बनेगा ब्रेसिका जंशिया। तो जैसे ये ब्रेसिका निग्रा है और ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, यहां पर क्या बन जाएगा ब्रेसिका जंशिया। बी आप लिख लेना, ठीक है, ब्रेसिका आप लिख लेना। तो ये बना दिया इसने ब्रेसिका जंशिया, जिसको हम लोग राया, लाहा या इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। यही तो है इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड, इसी को बोलते हैं राहा, इसी को बोलते हैं लाहा, इसी को तो बोलते हैं। तो भाई डबल ए इसमें है और डबल बी इसमें है, तो इसका वो क्या हो जाएगा जीनोम, डबल ए डबल बी, और ये क्या हो जाएगी एक टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। और चूंकि इसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्फीडिप्लॉइड। ये एक एम्फीडिप्लॉइड स्पीसीज बन गई। और क्रोमोसोम नंबर बताओ कितने हो जाएंगे, वही 4n टेट्राप्लॉइड बनेगा, 16 इसके हैं और 20 के, तो क्रोमोसोम नंबर हो गए 36। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाओ आपका निग्रा और ओलरेसी। ये कहां गया आपका, ये निग्रा और ये रहा ओलरेसी, ये निग्रा और ये ओलरेसी। इनसे क्या बन रहा है कंपेस्ट्रिस और निग्रा, या निग्रा और कंपेस्ट्रिस के क्रॉस से बन रहा है क्या आपका जंशिया। फिर निग्रा और ओलरेसी से बनेगा कैरिनेटा, ब्रेसिका कैरिनेटा। यहां पर क्या बन जाएगा आपका ब्रेसिका कैरिनेटा। ब्रेसिका कैरिनेटा, ये बन गया ब्रेसिका कैरिनेटा। अब देखो इसमें बी बी है और इसमें सी सी है, तो इसका जीनोम क्या हो जाएगा बी बी सी सी। क्रोमोसोम नंबर इसमें 16 है और इसमें 18 है, तो 16 और 18 क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 34, तो इसमें हो जाएंगे 34 क्रोमोसोम। ये भी क्या हो गई अपनी एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज हो गई, और 2 डिफरेंट स्पीसीज से बना है, तो ये भी क्या हो गया एक एम्फी डिप्लॉइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काहे की दिक्कत भाई, इसमें इतना तो आसान तो है। फिर उसके बाद बचा अपना कंपेस्ट्रिस और ओलरेसी। कंपेस्ट्रिस और ओलरेसी इनके क्रॉस से बनता है आपका नेपस, ब्रेसिका नेपस। ये बन गया ब्रेसिका नेपस इनके क्रॉस से, ये इनके क्रॉस से ये बन गया ट्राइंगल, ये ब्रेसिका नेपस है। अब देखो इसमें ए और इसमें सी है, तो इसका जीनोम हो जाएगा ए ए सी सी। क्रोमोसोम नंबर इसमें 20 है, इसमें 18 है, तो ये हो गए आपके टोटल 38 क्रोमोसोम हो गए। ये भी क्या है, ये भी एक टेट्राप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड, या फिर हम कहें एम्फीडिप्लॉइड, क्योंकि इसमें भी 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो एम्फीडिप्लॉइड हो गया, ये बन गया। ये ब्रेसिका नेपस, इसको गोभी सरसों या रेपसीड इसी को हम लोग बोलते हैं। गोभी सरसों जो होता है ना आपका रेपसीड, बेसिकली इसी को तो बोला जाता है, इसी ब्रेसिका नेपस को ही तो बोला जाता है गोभी सरसों। और जो अपना ब्रेसिका कैरिनेटा, इसको करन राई या इथोपियन मस्टर्ड इसको हम लोग बोलते हैं, इसको करन
राई, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको इथोपियन मस्टर्ड, करण राई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथोपियन मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। बस यही है यू ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल का शेप ले गया, बस इसी को कहते हैं हम लोग क्या, यू ट्राइंगल। अरे ऐसा मत करो, आ रही है बात समझ में, यही यू ट्राइंगल है, इसी को आप लोग याद रखिएगा। कुछ और भी स्पीसीज है यहां पर, वो भी जरा देख लो। जैसे आपने एक स्पीसीज एक सुना होगा, तारामीरा, नाम सुने हो, तारामीरा, एक ये भी स्पीसीज है तारामीरा। इरुका सटाइवा जिसको हम लोग बोलते हैं, इरुका सटाइवा, एक ये स्पीसीज है तारामीरा, इरुका सटाइवा। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22, क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, 22 क्रोमोसोम है। इसके अलावा एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, तोरिया, तोरिया जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन रेप, इंडियन रेप के नाम से इसको जाना जाता है। यह है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस बर्तोरिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस बर्तोरिया, यानी कि उसकी एक वैरायटी है। आहा क्या करते हो भाई, तोरिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस बर्तोरिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड और वैरायटीज की। कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड और कुछ पॉपुलर वैरायटीज हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हाइब्रिड की बात करेंगे, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया, वो कौन सा है, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया, इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड, इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड है NRCHB 506, NRCHB 506, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया। ये आपका डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च जो है ना आपका, रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, DRMR, जो अब इंडियन इंस्टीट्यूट बन चुका है, भरतपुर में है, उसी ने इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय DRMR भरतपुर, DRMR भरतपुर ने इसको डेवलप किया था, NRCHB 506। फर्स्ट सोमा क्लोनल वैरायटी, इस पर भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सोमा क्लोनल वैरायटी, सबसे पहली सोमा क्लोनल वैरायटी है पूसा जय किसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा जय किसान, याद रखना। इसको बायो 902 के नाम से भी जानते हैं, पूसा जय किसान, इसी को हम लोग कहते हैं बायो 902। इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस बर, येलो सरसों, या येलो सरसों के नाम से अगर हम जाने, येलो सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस बर, येलो सरसों, मतलब कलरफुल वैरायटी है, उस बेसिस पर आते हैं। तो येलो सरसों के नाम से बहुत वैरायटी आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाई ऑयल कंटेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसमें ऑयल कंटेंट काफी हाई है, कम से कम इसमें मिलता है हमको 43% ऑयल। कितना मिलता है, 43, 45 तक मिलता है, 45 लिखो आप, तो 45% तक आपको इसमें तेल मिल जाएगा। ऐसी एक होती है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ब्राउन सरसों, ब्राउन सरसों, अब ये भी आपकी इसी में ही है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस में ही आती है, ये भी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस बर ब्राउन सरसों, ये भी इसी में आएगी, ब्राउन सरसों। इसमें ऑयल कंटेंट कितना है, इसमें जो ऑयल कंटेंट है वो है 43%, 43%, 43% ऑयल कंटेंट जो है वो इसके अंदर है, ब्राउन सरसों के अंदर। ठीक, इसको याद रखना ऑयल कंटेंट को लेकर के। कुछ और पॉपुलर वैरायटीज हैं इसकी, थोड़ा उनको भी याद रखो, इनसे तो आती है कुछ और पॉपुलर। जैसे मस्टर्ड के केस में लिखना आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है वरुणा, बहुत पॉपुलर वैरायटी है वरुणा वैरायटी। इसको T59 के नाम से भी जाना जाता है, T59 बहुत पॉपुलर वैरायटी है वरुणा।
और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, मस्टर्ड की वैरायटी है। इसके अलावा आपकी क्रांति, कृष्णा, पूसा बोल्ड, क्रांति, कृष्णा, पूसा बोल्ड, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा आपका रोहिणी, लक्ष्मी और भी तमाम है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे ही कुछ तोरिया के अंदर देखो, जैसे T49 था, ऐसी एक वैरायटी है टाइप 9, ये तोरिया की वैरायटी है टाइप 9। इसके अलावा संगम, संगम वैरायटी है एक पांचाली वैरायटी है, पांचाली, ये भी एक वैरायटी है पांचाली, ये भी आपकी तोरिया की वैरायटी है। गोभी सरसों की अगर हम बात करें तो एक हायोला करके एक वैरायटी आती है गोभी सरसों में, हायोला करके एक वैरायटी है, काफी पॉपुलर वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है बेसिकली ये। और GSL सीरीज की वैरायटी आती है, जैसे GSL1 है, GSL2 है, ये कुछ पॉपुलर वैरायटी हैं आपकी, गोभी सरसों की आते हैं। कुछ कैनोला क्वालिटी की वैरायटी है इसके अंदर, कैनोला क्वालिटी, कैनोला, कैनोला क्वालिटी वाली है। कैनोला का मतलब होता है जिसके अंदर आपके ये जो इसमें यूरिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट होता है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको कैनोला क्वालिटी बोलते हैं। जैसे RCH1, RCH1 एक ये पॉपुलर है कैनोला क्वालिटी में, RCH1 कैनोला क्वालिटी राया है। एक PGSH 1707 है, PGSH 1707 एक ये वैरायटी है आपकी। ये बेसिकली कैनोला क्वालिटी गोभी सरसों के नाम से जानी जाती है, कैनोला क्वालिटी गोभी सरसों के नाम से बेसिकली ये जानी जाती है। इसमें थोड़ा याद रखिएगा आपको, जो कैनोला जो शब्द ना, कैनोला ये बेसिकली एक तरह का ट्रेड नेम है जो रैपसीड ऑयल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये जो कैनोला है ना, ये बेसिकली एक ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम है बेसिकली कैनोला, जो काई के लिए इस्तेमाल होता है, जो इस्तेमाल होता है फॉर दी रैपसीड ऑयल प्रोसेसिंग, जो कि रैपसीड ऑयल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ना दो चीजों की बड़ी विशेषता होती है। सबसे पहला तो यूरिक एसिड, कैनोला वैरायटी का मतलब है कि उसमें यूरिक एसिड कम होगा, और कितना कम होगा, लेस देन 2%। कई सारी जगहों पर मस्टर्ड के ऑयल को बैन किया गया है, नहीं खाते हैं उसको, उसी वजह से नहीं खाते हैं, यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड की वजह से ये दिल में ना लेसन्स क्रिएट कर देता है, कॉजेज द हार्ट लेसन्स, इसलिए लोग इसको नहीं खाते हैं। लेकिन इंडिया में तो खूब चलता है, यूरिक एसिड कम है ज्यादा है पता नहीं है। और दूसरा है इसमें ग्लूकोसाइनोलेट, ग्लूकोसाइनोलेट ये दूसरा है। ग्लूकोसाइनोलेट ये कितना कम रखते हैं, 30 माइक्रोमोल्स पर ग्राम से भी कम, 30 माइक्रोमोल्स पर ग्राम से भी कम रखते हैं ग्लूकोसाइनोलेट्स। 30 माइक्रो जो आपके मोल्स है पर ग्राम, उससे भी कम ग्लूकोसाइनोलेट्स रखते हैं। तो ये ग्लूकोसाइनोलेट्स बेसिकली अपनी जो थायराइड डिसीज होती है, गॉइटर डिसीज होती है, वो कॉज करता है, कॉजेस गॉइटर डिसीज। तो दोनों ही चीजें बेकार हैं। तो कैनोला वैरायटी का मतलब ये हो गया कि उसमें ये दोनों ही चीजें कम होंगी। आ रही है बात समझ में? कैनोला का मतलब ये दोनों ही चीजें उसके अंदर कम होंगी। तो ऐसी काफी वैरायटी है, जैसे इसको अपन 00 वैरायटी की बोलते हैं, एक वैरायटी है 00 वैरायटी, 00 कुछ भी बोल सकते हो, या इसी को बोलते हैं डबल लो। 00 का मतलब यह है कि यहां पर दोनों ही चीजें कम है। ऐसी वैरायटी जिसमें यूरिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट दोनों ही कम है, ये ऐसी वैरायटी हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट बोथ आर लो, दोनों ही कम है। जैसे हायोला वैरायटी मैंने अभी आपको बताई थी ना, हायोला वैरायटी, हायोला में एक वैरायटी हायोला 401, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये 00 वैरायटी है, कैनोला टाइप वैरायटी है, जिसमें यूरिक एसिड भी कम मिलेगा और ग्लूकोसाइनोलेट भी कम मिलता है। क्लियर, याद रखना।
अब आते हैं थोड़ा सा इसमें, भाई ऑयल सीड क्रॉप है तो ऑयल कंटेंट तो देखो हमको पढ़ना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट मस्टर्ड के अंदर, क्योंकि मस्टर्ड में भी अलग तरह के, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट किस में होता है, तो येलो सरसों में होता है। किस में होता है, येलो सरसों में। कितना, 45% तक मिलेगा, जो कि हाईएस्ट है। जितने भी प्रकार की सरसों की स्पीसीज हैं उसमें सबसे ज्यादा अपन को येलो सरसों में मिलेगा। फिर उसके बाद हमको मिलेगा ब्राउन सरसों में। ब्राउन सरसों में हमको मिलता है लगभग 43%, 43%। और फिर उसके बाद मस्टर्ड जो ब्रेसिका जंसिया है उसमें 35 से लेकर के 38% तक देखने के लिए मिल जाता है। ब्रेसिका जंसिया में 35 से लेकर के 38% तक हमें देखने को मिल जाएगा। और तारामीरा उसमें हमको मिलता है लगभग 35%। इस पर लगा देना IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करें इसके क्लाइमेट की और किस तरीके की मिट्टी इसको चाहिए उसकी चर्चा करते हैं, क्लाइमेट और सॉइल की। तो जैसे अपन को पता है कि ये एक कूल सीजन की क्रॉप है, ये तो हम सभी जानते हैं भाई, कूल सीजन की क्रॉप है, यानी कि रबी क्रॉप है, रबी सीजन में ही इसको ग्रो किया जाता है। ये कम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से रह सकती है। इसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 10 से लेकर के 25 माना जाता है। जो इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है या इसका फेवरेबल टेम्परेचर है वो 10 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस है। बोले इस टेम्परेचर में मैं बहुत अच्छे से रह लूंगी, इतना टेम्परेचर मुझे दे दो। इसके अंदर फ्रॉस्ट सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिव है फ्रॉस्ट के लिए। फ्रॉस्ट, पाला पड़ गया तो फसल खराब। मस्टर्ड इज सेंसिटिव टू द फ्रॉस्ट। पाला अगर पड़ जाए तो ये फसल बेकार हो सकती है, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव है। हाँ, एक चीज और कि मस्टर्ड की कौन सी स्पीसीज है जो फ्रॉस्ट के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो है तोरिया। तोरिया जो है, यानी तोरिया जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उल्टा बोल गया मैं। तोरिया सबसे ज्यादा मोर लाइबल टू सफर फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड कोल्ड। इनमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है वो तोरिया है। तोरिया इज हाईली सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है फ्रॉस्ट के लिए एंड कोल्ड के लिए। सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है वो तोरिया है, इसको याद रखें। मिट्टी की बात करें हम लोग, किस प्रकार की मिट्टी सरसों को चाहिए, तो ये बेसिकली लाइट से हैवी लोम सॉइल में आराम से ग्रो कर जाती है, आराम से। वेल इन लाइट टू हैवी लोम सॉइल, यानी ऑलमोस्ट किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसको आराम से आप ग्रो कर सकते हो। इसमें से पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो एल्कलिनिटी के लिए, सैलिनिटी के लिए ज्यादा टॉलरेंट है, तो वो है ब्रेसिका जंसिया। ब्रेसिका जंसिया यानी कि जो मस्टर्ड है ये मोर टॉलरेंट है किसके लिए, एल्कलिनिटी के लिए और सैलिनिटी के लिए। तो एल्कलिनिटी और सैलिनिटी के लिए सबसे ज्यादा टॉलरेंट कौन सी है, ब्रेसिका जंसिया और मस्टर्ड, इसको ध्यान रखें। फिर बात करते हैं हम लोग यहां पर सोइंग टाइम की। मस्टर्ड का सोइंग टाइम क्या है, हम सबको पता है रबी सीजन में भी अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है। मिड अक्टूबर से मिड नवंबर सबसे बेस्ट है, खास करके मस्टर्ड के लिए। जो मस्टर्ड है, राया है, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है मिड अक्टूबर से लेकर के मिड नवंबर। कई बार जैसे तोरिया जो होता है ना, उसको हम लोग कैच क्रॉप के तौर पर भी उगाते हैं। तोरिया को हम लोग कैच क्रॉप के तौर पर भी लगाते हैं। तो कैच क्रॉप के तौर पर अगर आप तोरिया को लगा रहे हो तो सितंबर का महीना सबसे बढ़िया है। सितंबर का महीना सबसे बढ़िया कैच क्रॉप के तौर पर है। गोभी सरसों अगर आप लगा रहे हो तो अक्टूबर का महीना सबसे बढ़िया है। गोभी सरसों के लिए कौन सा महीना, अक्टूबर का महीना सबसे बढ़िया है, याद रखिएगा। यहां पर एक पॉइंट है कि अगर आप जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ज्यादा हैवी एफिड इन्फेस्टेशन हो सकता है, इसको नोट पे लिख लेना आप लोग। अगर आप डिलेड सोइंग करते हो तो डिलेड सोइंग में लीड टू हैवी एफिड इन्फेस्टेशन।
अगर आप देर से बुवाई करोगे तो एफिड इन्फेस्टेशन का अटैक आने के चांसेस वहां पर ज्यादा रहेंगे। कौन है भाई ये कॉल किए जा रहा है? ठीक, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर सीड एंड सोइंग की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सीड रेट के ऊपर तो देखो क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे सीड रेट की हम बात करें, अगर मैं यहां पर सोलो क्रॉप के तौर पर जा रहा हूं, सोलो क्रॉप अगर मैं यहां पर कर रहा हूं तो 4 से 6 किलो सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 केजी पर हेक्टेयर, इससे अच्छी सीड रेट नहीं, सबसे बढ़िया। मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग में जा रहे हो तो 1.5 से 2 किलो में काम हो जाएगा, क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग भी हम लोग बहुत करते हैं इसकी। तो मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में तो 1.5 से लेकर के 2 केजी पर हेक्टेयर, ये सबसे बढ़िया है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड भी करते हैं बहुत से लोग, जैसे गोभी सरसों के लिए, अफ्रीकन सरसों के लिए ट्रांसप्लांटिंग भी शुरू हो गई है अब इसमें। तो ट्रांसप्लांटिंग भी अगर आप कर रहे हो तो पहले तो ये लिख लेना, ट्रांसप्लांटिंग स्पेशली काय में, गोभी सरसों में, और जो अफ्रीकन है, गोभी सरसों और अफ्रीकन सरसों में ट्रांसप्लांटिंग मेथड भी करते हैं। तो उसमें हमें अपनी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, तो वहां पर लगता है लगभग 3.25 किलो के समथिंग, 3.75 केजी पर हेक्टेयर, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये सबसे पहला याद रखना है, एक सोलो क्रॉपिंग वाला और एक इंटर क्रॉपिंग वाला, और ट्रांसप्लांटिंग वाला भी आप लोग याद कर ही लेना, मैंने लिख दिया है मेहनत करके तो आप लोगों को याद करने में क्या दिक्कत है। फिर हम लोग बात करें यहाँ पर स्पेसिंग को लेकर के। अच्छा यहाँ पर ना मैंने सोइंग लिख रखा है, सॉरी स्पेसिंग आएगा, सोइंग तो अपन ने पढ़ ही लिया ना, स्पेसिंग। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, स्पेसिंग को लेकर के, कि क्या इसकी स्पेसिंग जो है वो रखी जाए। तो जैसे रेपसीड है या तोरिया है, रेपसीड और तोरिया है, सबकी स्पेसिंग अलग अलग है। जैसे मस्टर्ड है, राया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी स्पेसिंग जो है वो अलग है, राया। जैसे मस्टर्ड या राया उसमें स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा रखते हैं, 45-15 रखते हैं। जैसे इसमें रखेंगे अपन 30 सेंटीमीटर, और ये 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर इतनी रखी जाती है इसमें। ये आपकी रो टू रो स्पेसिंग है, ये प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है। यहां पर 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, किसमें, मस्टर्ड में और राया के अंदर। डेप्थ ऑफ सोइंग 3 से 4 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि छोटे सीड है, ज्यादा गहराई में नहीं बोना है। 3 to 4 सेंटीमीटर, यानी कि सेलो डेप्थ पे इसको रखा जाता है, वही सबसे प्रेफर्ड है। कारण क्या है वो मैं बता चुका हूं, क्योंकि सीड इसके छोटे होते हैं। ये तो कंसेप्ट है, मैं पहले ही आपको कई बार अपने कोर्सेज वगैरह में भी इस चीज को समझा चुका हूं। सेलो सोइंग यहां पर की जाती है, उसके पीछे का कारण यह है, ड्यू टू दी स्मॉल सीड। सीड जितने ज्यादा छोटे होते हैं उतनो उनको उतनी ही कम गहराई पर बोते हैं, सीड जितने ज्यादा मोटे होंगे उनको उतनी ही ज्यादा गहराई पर आप बो सकते हो। क्लियर, याद रखो। फिर हम बात करें न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट में बेसिकली एनपीके का आप लोग यहां पर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एनपीके पर ही क्वेश्चन बन जाते हैं। नॉर्मल जो इसका एनपीके डोज होता है वो 60-40-40 का रहता है, 60-40-40 केजी पर हेक्टेयर, ये एनपीके डोज हमको रखना होता है। बाकी का फिर वो स्टेट टू स्टेट, वेराइटी टू वेराइटी डिफर भी करता है, और ये स्पेशली कब है, जब इरिगेटेड कंडीशन हो। तो इरिगेटेड कंडीशन हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो नॉर्मल जो जनरल डोज है वो 60-40-40 सबसे बेस्ट है। दूसरा, इसके अलावा हम लोग सल्फर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ऑयल सीड क्रॉप है तो सल्फर तो देना पड़ेगा, यहां पर सल्फर बहुत जरूरी है। कितना सल्फर, देखो उसकी यील्ड के लिए और पंजेंसी के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। तो सल्फर दिया जाता है 20 से लेकर के 40 किलो पर हेक्टेयर, ये एसेंशियल है फॉर दी ऑयल यील्ड एंड पंजेंसी। तीखापन ही नहीं आएगा, तीखापन कम रह जाएगा। ऑयल यील्ड और पंजेंसी के लिए 20 से 40 किलो। कैसे मिले भाई, इसके लिए आप जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका ये क्या बोलते हैं, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाय दी जिप्सम, जिप्सम डाल दीजिए, या एसएसपी जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट उसमें डाल दीजिए, या सिंपल एलिमेंटल सल्फर का भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो सल्फर सप्लाई करने के लिए। सल्फर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी ऑयल के सिंथेसिस के लिए, और खास करके एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि मीथोनाइन, सिस्टीन, वो सल्फर से ही बनेगा, तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीड सेटिंग और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बोरॉन बहुत जरूरी है यहाँ पर,
ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और सीड सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखें। फिर हम बात करें यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट, तो पानी ज़्यादा नहीं लगता, 300 से 400 mm तक टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है बस इसकी। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 300 से लेकर के 400 mm, तो पानी की रिक्वायरमेंट क्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्रिटिकल स्टेजेस आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। रबी सीजन में तो बारिश के भरोसे नहीं रहेंगे अपन, इरिगेशन देना पड़ेगा। तो कब देना पड़ेगा? सबसे पहला तो है प्री फ्लावरिंग या रॉसेट, रॉसेट स्टेज, या फिर हम कहें प्री फ्लावरिंग स्टेज। एक इरिगेशन तो बॉस इस पर देना है आपको, रॉसेट स्टेज पर या प्री फ्लावरिंग पर। ये कब आती है? ये आती है 20 से 30 दिन बाद, 20 to 30 DAS पर एक इरिगेशन यहां देना है आपको। दूसरा है पॉड फॉर्मेशन या सिलिक्वा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिक्वा या पॉड फॉर्मेशन, सिलिक्वा या पॉड फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है। इस पे देते हैं अपन 50 से 60, 50 to 60 DAS, 50 से 60वें दिन पर। एक इसका IW/CPE रेशो लिख लेना 0.6, ये याद रखना है इसका IW/CPE रेशो जो होता है वो 0.6 रहता है। कोई समस्या मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वीड में एक पैरासिटिक वीड लिख लीजिएगा, वैसे अपन को ढेर सारे वीड नहीं पढ़ने हैं, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, बस उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो पैरासिटिक वीड है उसकी चर्चा करें। पैरासिटिक वीड में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वीड यहां पर माना जाता है वो औरोबैंकी है। औरोबैंकी, क्या बोलते हैं औरोबैंकी को? कॉमन नेम बोलते हैं इसको बूम रेप, नाम सुना है? बूम रेप इसको बोलते हैं हम लोग। ये एक क्या बोलते हैं अपना टोटल रूट पैरासाइट है। क्या है ये? एक टोटल रूट पैरासाइट, पूरी तरह से प्लांट पर डिपेंड रहेगा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है और उसकी जड़ों से अटैच रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन, प्लोइंग, ट्रैप रूट या ट्रैप क्रॉप, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हर्बिसाइड में आप जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जैसे पेंडिमिथिलिन, फ्लूक्लोरालिन, इनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, चलो अब आते हैं इसमें कुछ पॉपुलर इंसेक्ट पेस्ट, ज्यादा नहीं है। जैसे एक सबसे ज्यादा पॉपुलर है एफिड, एफिड जिसको अपन मस्टर्ड एफिड कहेंगे, बहुत पॉपुलर है। साइंटिफिक नेम याद रखना इसका लिपाफिस इरिसमी, लिपाफिस। क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, साइंटिफिक नेम से ही यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिफाफिस रिसिमी मोस्ट डेस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा खतरनाक पेस्ट अगर कोई है तो यही है। ये क्या करता है? पत्तियों से और पॉड से पूरा जूस जो है वो सक कर लेता है। मोस्ट डेस्ट्रक्टिव पेस्ट यही है, सक द सैप फ्रॉम द लीव्स एंड पॉड। इसके बचाव के लिए हम एक काम कर सकते हैं जिस पर क्वेश्चन आता है कि आप अर्ली सोइंग करो। अर्ली सोइंग, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लेट सोइंग करोगे तो एफिड का इन्फेस्टेशन ज्यादा होगा, अगर अर्ली सोइंग करोगे तो एस्केप कर जाओगे, एस्केप द एफिड अटैक। एक इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, IMP लगा देना। अर्ली सोइंग करने से अपन एस्केप, इसके अटैक से जो है वो बच सकते हैं, इसके अटैक से जो है हम लोग बच सकते हैं। दूसरा है मस्टर्ड सॉफ्लाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड सॉफ्लाई ये होता है अथेलिया प्रोक्सिमा, अथेलिया प्रोक्सिमा, साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना, अथेलिया प्रोक्सिमा। इसके लार्वा पत्तियों को खाते हैं, यूजुअली सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर, दोनों टाइम पे बढ़िया नाश्ता करते हैं, शाम को खाना करते हैं। एक और लिखो इसमें आपका पेंटेड बग, पेंटेड क्या करते बाबू? पेंटेड बग, पेंटेड बग होता है बैकग्राडा क्रूसीफेरारम, बैकग्राडा क्रूसीफेरारम, यह है पेंटेड बग। साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना है, बैकग्राडा क्रूसीफेरारम। फिर आते हैं इसमें डिसीज, ये 3 इंसेक्ट पेस्ट याद रखना। डिसीज, डिसीज भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बीमारी है इसमें व्हाइट रस्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है व्हाइट रस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लिस्टर। व्हाइट ब्लिस्टर कॉजल ऑर्गेनिज्म बस याद रखिएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पर, एल्बिगो कैंडिडा फंगस है, एल्बिगो कैंडिडा, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसमें व्हाइट क्रीमी कलर के पॉस्ट्यूल्स जो होते हैं वो पत्तियों पर डेवलप हो जाते हैं, और स्टैग हेड डिफॉर्मिटीज इसके अंदर आती हैं। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, स्टैग हेड डिफॉर्मिटीज, ये हमको इसमें एक सिम्टम्स में देखने के लिए मिलेगा। इसको कंट्रोल करना है तो एप्रोन 35 SD जो होता है ना, उससे ट्रीट कर सकते हो। सीड ट्रीटमेंट बहुत पुराना तरीका है ये, एप्रोन 35 SD, अब तो बंद ही हो गए, बैन लग चुके हैं इन पर, फिर भी मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी डिसीज है अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट, ये दूसरी बीमारी है अल्टरनेरिया ब्लाइट। ये होती है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी से, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी से मिलेगी। इसमें क्या है भाई, ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं अपन को पत्तियों पर, गोल गोल कंसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ब्लैक स्पॉट, ये हमको दिखेंगे पत्तियों के ऊपर। ये इसका एक बड़ा सिम्टम्स जो है वो माना जाता है। ठीक, ये दो बीमारी याद रख लो। फिर बात करें हार्वेस्टिंग वगैरह को लेकर के, तो भाई इसको हार्वेस्ट करना चाहिए जब 75% पॉड जो है वो येलो हो जाए। when 75% सिलिक्वा या पॉड बिकेम येलो, जब 75% सिलिक्वा या पॉड कैसे हो जाए, पीले पड़ जाए, तब इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें एक समस्या है सेटरिंग की, बहुत जितना आप डिलेड हार्वेस्टिंग करोगे उतनी ही ज्यादा सेटरिंग होगी। एक मेजर समस्या इसमें सेटरिंग की है, मतलब दाना पॉड जो है वो बहुत ज्यादा सूख जाता है, अगर आप उसको ज्यादा जोर से फिर टच करोगे या उसको जोर से शेक करोगे तो जो सीड है वो उसी पॉड में से निकल करके फील्ड में गिर जाएंगे, और एक बार फील्ड में गिर गए तो बेकार, फिर किसी मतलब का नहीं है वो। तो इसको याद रखें। और हार्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो कोशिश करो कि सुबह के टाइम हार्वेस्टिंग करो, उस समय पॉड जो होते हैं थोड़े से डैम्प होते हैं तो सेटरिंग कम रहती है। हार्वेस्टिंग जो है वो प्रेफर की जाती है मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में हार्वेस्टिंग करोगे तो मिनिमम शैटरिंग वहां पर होगी, मिनिमम शैटरिंग, क्योंकि रात भर की नमी थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, उसकी वजह से वो थोड़े से कह सकते हैं डैम्प हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसके क्या बोलते हैं फ्रूट टाइप से पूछा जाता है, इसके फ्रूट टाइप को क्या बोलते हैं, सिलिक्वा। मस्टर्ड में जो फ्रूट टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड में जो फ्रूट टाइप है उसको हम लोग सिलिक्वा बोलते हैं, सिलिक्वा। 2 कार्पल और एक फॉल्स सेप्टम उसके अंदर होता है, 2 कार्पल विद अ फॉल्स सेप्टम। क्लियर, याद रखिएगा। और यील्ड वगैरह पर अब तो अब क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए आप लिख सकते हो। जैसे यील्ड में अपन मस्टर्ड की बात करो, इरिगेटेड है तो 20 से 25 क्विंटल, सबकी अलग अलग मिलेगी। इसमें अपन को 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, कब, अगर इरिगेटेड कंडीशन है तब मस्टर्ड के अंदर, और रेन फेड कंडीशन है तो 15 से 20 क्विंटल ही रह जाती है, अगर रेन फेड है तो 15 से 20 क्विंटल ही रह जाती है बस। और तोरिया की बात करें हम लोग, तोरिया या फिर जो अपना रेप सीड है उसकी बात करें तो उसमें 14 से लेकर के 20 क्विंटल के बीच में ही हमको उपज देखने के लिए मिलती है। आ गई बात समझ में? इन सब चीजों को आप लोग याद रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। इतनी चीजें ना आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं, जितना मैंने आपको यहाँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। ठीक है, बस पढ़ लो। अब आपको पढ़ना भी नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।